हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण प्रतिमान की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। शिक्षण मॉडल क्या है, या ये कहें कि शिक्षण का स्वरूप क्या है। तो सामान्यतः हमने बताया कि शैक्षणिक गतिविधियों को अति उत्तम ढंग से संचालित करने के लिए या प्रसारित करने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए जो मापदंड निर्धारित किए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शैक्षणिक प्रतिमान कहते हैं या टीचिंग मॉडल कहते हैं। इसका अर्थ पिछले वीडियो में 2-3 प्रकार से समझाया जा चुका है, बताया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पढ़िए तो और ज़्यादा आपको अच्छे से व्यापक रूप में समझ में आ जाएगा। तो ये इसकी हम विशेषताओं के विषय में अगर हम अध्ययन करें तो पहली विशेषता यह है कि शिक्षण की विशिष्टता। ये जो मॉडल तैयार किए जाते हैं इसकी पहली विशेषता है कि शिक्षण की विशिष्टता, यानी शिक्षण पद्धतियों में कोई विशेष ढंग की शिक्षा देनी हो या प्रशिक्षण देना हो, कोई विशेष बातों को बताना हो, तब वहाँ पर ये मॉडल की ज़रूरत आ जाती है। इस मॉडल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि अगर किसी को भाषा सिखाना है तो भाषा सिखाने का प्रारूप कैसे होना चाहिए, अक्षर से, फिर स्वर से, यानी व्यंजन, स्वर इत्यादि को मिला करके फिर उसके बाद शब्द बनाना, फिर उसके बाद वाक्य बनाना, फिर उसके बाद ये सब गतिविधियाँ आती हैं। तो उसी तरह से अगर हम शिक्षण की विशिष्टता लें तो ये जो है इस प्रकार के मॉडल की बहुत ज़रूरत आ जाती है। जैसे अगर हम कहें कि बालकों को खेल में ही कैसे सिखाया जाए, बालकों को खेल के माध्यम से कैसे सिखाया जाए, यानी एक प्रकार की वो शिक्षण की विशिष्ट रूप ले। कोई टॉपिक हो जिसमें विशेष मांग की ज़रूरत हो, उसे विशेष ढंग से प्रस्तुत करने की ज़रूरत हो, कोई व्यवहार हो, कोई प्रशिक्षण हो, तो उसे किस प्रकार से सिखाया जाए, तो उसमें एक मॉडल की ज़रूरत हो कि इस क्रम से आप सिखाएंगे तो बालक क्या होगा, जल्दी सीख जाएगा। तो शिक्षण की विशिष्टता में कोई विशेष रूप में, कोई विशेष क्रिया में, कोई किस विशेष व्यवहार के अंतर्गत इस मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अगर हम विषय की बात करेंगे तो विषय नहीं, ये बाल केंद्रित ज़्यादातर शिक्षा का इसका प्रयोग किया जाता है। विषय का तो क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, विषय के लिए अध्यापक जितना जान जाए वो कम ही है। लेकिन जब शिक्षा की विशिष्टता आ जाए, कोई विशेष बात आ जाए, कोई विशेष सिद्धांत आ जाए, कोई विशेष प्रशिक्षण आ जाए, कोई विशेष गतिविधि आ जाए, तो उस गतिविधियों को हम लोग एक विशेष सांचे में ढाल करके, एक विशेष सांचे का निर्माण करके, एक विशेष प्रारूप का निर्माण करके अगर हम उसे चीज़ को सिखाते हैं या पढ़ाते हैं या बताते हैं तो उसी को कहते हैं शिक्षण की विशिष्टता। और उसी शिक्षण की विशिष्टता में ही शिक्षण प्रतिमान यानी मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। पहली विशेषता ये है, यानी शिक्षण की विशेषता में शिक्षण प्रतिमान या शिक्षण मॉडल की आवश्यकता होती है। दूसरी अगर हम विशेषता की बात करें, उचित शैक्षणिक वातावरण। उचित शैक्षणिक वातावरण का तात्पर्य क्या है? जो चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं, जैसा हम व्यवहार में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, उसके लिए वातावरण का कैसे निर्माण किया जाए, उसके लिए माहौल कैसा हो, सिचुएशन कैसा हो, उसके लिए छात्रों को क्या सुविधा दी जाए, छात्रों की क्या व्यवस्था दी जाए, अध्यापक किन परिस्थितियों में किस रूप में विषय को कितनी मात्रा प्रस्तुत करे, इन सब बातों की भी व्यवस्था शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत की जाती है। यानी उसका बाहरी माहौल, उसका मानसिक माहौल और उसका जो है विभिन्न उपकरणों के साथ उसका पाठ्य सहयोगी क्रियाओं का माहौल, वो सब बातों को भी शैक्षणिक प्रतिमान के अंतर्गत शामिल किया जाता है ताकि अधिगमकर्ता उसे व्यवस्थित ढंग से सीख सके या सीखने में उसे मदद मिलती है। यानी उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण भी इस मॉडल के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि जब वो मॉडल तैयार किया जाता है तो ये सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाता है, तभी वह काफ़ी सफल होता है, तभी काफ़ी अधिगम जल्दी हो जाता है। ये रहा दूसरा विशेषता। तीसरी अगर विशेषता की बात करें, अधिगम की उचित सफलता। यानी अधिगम की उचित सफलता का तात्पर्य है कि जो हम चीज़ ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जो कुछ उसे कताई बुनाई कढ़ाई जो कुछ भी उसे सिखाना चाहते हैं, जो भी कंप्यूटर हो जो सिखाना चाहते हो, या फिर कोई भी टेक्निकल चीज़ अगर हम सिखाना चाहते हैं, तो उसका जो एक प्रोसेस है, पैटर्न है, उस मॉडल के अंतर्गत जो तरीका अपनाया गया है, उस तरीका के कारण से जो है अधिगम यानी व्यवहार में परिवर्तन बहुत सटीक होता है, अब बहुत उचित सीमा तक हो जाता है, बहुत सही दिशा में होता है, उसमें गलतियों की संभावनाएं नहीं होती हैं। जैसे आप लोग सामान्यतः जैसे स्काउट गाइड का ट्रेनिंग है या यानी ऐसे
एनसीसी का जो ट्रेनिंग है, तो उस ट्रेनिंग में क्या है, एक प्रकार का वो क्या है, मॉडल है कि पहले बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाए, फिर उसके बाद ये सिखाई जाए, तो फिर इसके बाद ये सिखाई जाए। तब वो बालक क्या होता है, पूरे ग्रुप में एक साथ में काफ़ी बालक, मतलब 95% से अधिक बालक एक साथ में सीख लेते हैं। जो थोड़े मोड़े हैं वो भी सब साथ में ही सीख लेते हैं। परेड वरेड जो है ऐसे भी आप देख सकते हो उदाहरण के लिए। तो अधिगम को उचित ढंग से सफल बनाने के लिए पूरे उत्तम अवस्था में सभी को अधिगम के उत्तम अवस्था में लाने के लिए या व्यवहार के उत्तम अवस्था में लाने के लिए यह मॉडल जो है बहुत उपयोगी होता है, बहुत कारगर होता है। यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी अधिगम को अच्छे ढंग से सफल बनाना है तो मॉडल का आप प्रयोग कीजिए, और जब उस मॉडल को अपना करके उस चीज़ को सिखाने का काम करेंगे तो वह जल्दी और उचित ढंग से सीख जाएगा। यह भी इसकी विशेषता है। अगला है, चौथा है, शिक्षण में विज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक समावेशन। जो मॉडल होते हैं, जो भी विषय से संबंधित हो या किसी सिद्धांत से संबंधित हो, किसी व्यवहार क्रियाकलाप जिससे भी संबंधित हो, मॉडल है शिक्षा का जो मॉडल है वह उस मॉडल के अंतर्गत विज्ञान के नियमों के, यानी उसे क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, इसका भी समावेशन होता है। साथ में मनोवैज्ञानिक समावेशन, यानी मानव व्यवहार के अध्ययन के आधार पर भी उस मॉडल को तैयार किया गया है ताकि व्यक्ति का विज्ञान और उसके व्यवहार का संयुक्त रूप से सही दिशा में विकास हो सके, सही दिशा में परिवर्तन हो सके, यानी सही ढंग से उसका अधिगम हो सके। यानी शैक्षणिक प्रतिमान के अंतर्गत विज्ञान और मनोविज्ञान का समावेशन करते हुए संयुक्त रूप से उस मॉडल के अंतर्गत गतिविधियाँ अपनाई जाती है ताकि अधिगमकर्ता जल्दी से सीख ले। यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है क्योंकि इसमें विज्ञान और मनोविज्ञान के दोनों व्यवहारों को शामिल किया गया है। विज्ञान में सुव्यवस्थित क्रम ढंग से अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हुए उस मॉडल के अंतर्गत सिखाने संबंधी गतिविधियों का भी समावेशन होता है। यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। अगला है अभ्यास, ध्यान और चिंतन। ये जो मॉडल तैयार किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो विशिष्ट शिक्षा की ओर ले जाते हैं, बहुत से ऐसे मॉडल हैं जो अधिगम की व्यापकता की ओर ले जाती है, बहुत से ऐसे मॉडल हैं जो निश्चित व्यवहार को सिखाते हैं। यानी मॉडल कई प्रकार के हैं जो आगे की वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। ये जितने मॉडल तैयार किए गए हैं, ये मॉडल अधिगमकर्ता की अभ्यास की क्षमता या शिक्षण के माध्यम से अध्यापक की अभ्यास की क्षमता, अधिगमकर्ता के ध्यान की क्षमता और उसके योग्यता क्षमता के विषय में चिंतन, यानी समस्या समाधान से संबंधित गतिविधियों को ध्यान में रख कर के ही यह मॉडल तैयार किए जाते हैं। यह मॉडल जो है अध्यापक के लिए एक विषय के संदर्भ में या एक व्यवहार के संदर्भ में कितना उसे अभ्यास के माध्यम से परिश्रम करना है या परिश्रम के माध्यम से किस प्रकार से उसे अभ्यास करते हुए सिखाना है, इन बातों को भी ध्यान में रखा गया है। यानी अभ्यास, ध्यान और चिंतन अध्यापक के विषय में और विद्यार्थी के विषय में, दोनों के विषय में संगठनात्मक यानी संयुक्त रूप से योग्यता क्षमता का निर्धारण करते हुए पढ़ाने का स्वरूप निश्चित किया जाता है। यानी वह मॉडल तैयार किया जाता है जिसके माध्यम से अध्यापक पढ़ा करके उससे सफलता प्राप्त करता है, यानी उद्देश्य अपना प्राप्त करता है, और विद्यार्थी अधिगम यानी विद्यार्थी सीख करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो इन दोनों की क्षमताओं में अभ्यास, ध्यान और चिंतन को संयुक्त रूप से निर्धारित करते हुए सुनिश्चित किया जाता है प्रतिमान में, वो चाहे किसी का भी मॉडल हो, सब में ये पाया जाता है। अगला है शिक्षण का प्रबंधन, यानी शिक्षण की व्यवस्था। या जो मॉडल तैयार किए जाते हैं इसमें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, बल्कि उससे संबंधित जो मॉडल है उस विषय से संबंधित, उस व्यवहार से संबंधित, प्रशिक्षण से संबंधित समस्त गतिविधियों का एक संयुक्त रूप से परिस्थिति निर्माण किया जाता है, उसकी व्यवस्था की जाती है। इसमें विधि क्या होगी और प्रक्रिया क्या होगी, किस समय तक होगी, किन रूपों में होगी, क्या खर्च आएगा, इसका स्वरूप क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, इन समस्त गतिविधियों पर व्यवस्था की जाती है। विधि, प्रविधि, प्रयोग, नियम, सिद्धांत, ये जो भी उसके अंतर्गत आते हैं उसको एक व्यवस्था की जाती है, व्यवस्थित किया जाता है, तब उसको बाद उस विषय को पढ़ाना या सिखाना शुरू किया जाता है। यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला है समय, श्रम और धन। समय, श्रम और धन, इस विधि से अगर हम किसी मॉडल को अपना करके किसी विषय को हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं तो ऐसे समय में हमारा कम समय लगता है, कम मेहनत लगती है और हमारा धन भी खर्च कम होता है और व्यवहार में परिवर्तन भी हो जाता है। यानी हमारी इन तीनों की बचत होती है और हम अधिगम भी कर लेते हैं। अधिगम करता कम समय में ही अच्छे से सीख लेता है। यानी
ट्रायल और एरर, प्रयत्न और भूल की प्रक्रिया कम हो जाती है, जिससे समय, श्रम और धन ये तीनों कम हो जाते हैं, अर्थात बचत हो जाती है और अधिगमकर्ता कम ही समय में ज़्यादा अच्छा रिस्पांस, सही अनुक्रिया प्रदर्शित करने लगता है। अगला है सरल अधिगम। मॉडल का एक और महत्वपूर्ण आधार है कि जो इसमें जो विशिष्ट शिक्षा हो या कोई और भी विशेष ढंग की कोई प्रक्रिया हो, उसमें क्या होता है, उस ढंग से मॉडल तैयार किया गया है कि अधिगमकर्ता जब उस अधिगमकर्ता को उस मॉडल की प्रक्रिया के अनुसार अगर सिखाने का कार्य किया जाए तो उसे उसको उसमें आनंद आएगा और जो जटिल काम है वो सरलता से सीख लेगा। यानी यानी उसमें उसको रुचि उत्पन्न होगी, सहजता होगी और सरलता से वह व्यवहार परिवर्तन कर लेता है। यह भी मॉडल की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। यानी सरल ढंग से और रुचिपूर्ण ढंग से उसको सीखने में वो सफल हो जाता है। अगला है सुधारात्मक अधिगम प्रक्रिया का परिणाम। जो सुधारात्मक का हम बात करें तो जैसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया जब से यह समाज है तभी से चली आ रही है, तो ये जो मॉडल का जो स्वरूप विकसित हुआ है, एक प्रकार से समझा जाए साधारण ढंग से तो यह जो है शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार का परिणाम है। जैसे कहा जाता है कि कोई व्यवहार बार बार घटित होता है तो उससे संबंधित सिद्धांत बन जाते हैं, उससे संबंधित एक परिकल्पना बन जाती है। उसी तरह से जो मॉडल है ये हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सुधारात्मक अधिगम प्रक्रिया को जन्म देती है, सुधारात्मक अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, या सुधारात्मक अधिगम प्रक्रिया का परिणाम ही शिक्षण प्रतिमान है, जिसके आधार पर हम पढ़ाते हैं तो हमें काफ़ी अनुकूल अधिगम देखने को मिलता है या काफ़ी अनुकूल व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। मुझे उम्मीद है कि 9 विशेषताओं को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।